वेस्ट इंडीज दौरे के लिए T20 इंटरनेशनल्स के लिए जो टीम डिक्लेयर हुई है कल, वो इस तरह से है। ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार। अब देखिए, इंडियन टीम जब भी डिक्लेयर होती है तो टीम में जो प्लेयर्स डिक्लेयर हुए हैं उनके अलावा उनसे ज्यादा बात उनकी होती है जो टीम में नहीं आए हैं। तो अब देखिए, इसमें नोटेबल प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो नहीं आए हैं। उसके पहले मैं एक बात आपको ये बता दूं कि देखिए, इंडिया में हम लोग 140 करोड़ लोग हैं। अब 140 करोड़ में से कम 50 करोड़ लोग क्रिकेट के फैंस हैं। और अगर हम 20 या 25 प्रोबेबल प्लेयर्स किसी भी टीम के डिक्लेरेशन के लिए मान लें तो आप ऑन एन एवरेज ये मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग तो किसी न किसी प्लेयर के फैंस होंगे ही। और वो अगर सारे लोग अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए आ जाएं तो ऐसा लगेगा कि अरे, इस प्लेयर के साथ तो बहुत ही ज्यादा अन्याय हो गया और इतना ज्यादा हल्ला मच गया। तो सबसे पहले तो मैं अपना ये ओपिनियन दे दूं कि मुझे पर्सनली ये टीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए, पिछले वीडियो में जब हम ये बात कर रहे थे, जब सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए जो टीम डिक्लेयर हुई थी उसके बारे में अपने रिजर्वेशंस उन्होंने व्यक्त किए थे कि भाई, आप ये सीनियर प्लेयर्स को क्यों टीम में सारे मैचेस खिला रहे हो। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने काफी एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। जैसे कि विराट कोहली, अपना रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी तो खैर पहले ही टीम में नहीं था, तो इन लोगों को इन्होंने T20 में डिक्लेयर नहीं किया है। क्योंकि देखिए, इसमें कुछ सेंस बनता भी नहीं है। हाँ, जनता बहुत सारी ये जरूर कह रही है कि इन्होंने तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का बिल्कुल पत्ता ही साफ कर दिया और इनका तो फ्यूचर ही इन्होंने खत्म कर दिया है और इनका तो बिल्कुल पूरा इंटेंशन ये है कि ये इनको टीम से बाहर कर दें या कम से कम T20 की टीम से तो बाहर कर दें। तो देखिए, ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर कंक्लूजन है जो भी लोग ये बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को परमानेंटली T20 टीम से निकाल दिया गया है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप नए प्लेयर्स को वेस्ट इंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट अगर आप यूज नहीं करेंगे या उनको मौका नहीं देंगे तो फिर कब देंगे आप। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का T20 का करियर कुछ खत्म नहीं हुआ है और ना ही बीसीसीआई का कोई ऐसा इंटेंशन है। तो इस बात को मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूं कि हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। ये बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। क्योंकि देखिए, अभी नेक्स्ट जो कंपटीशन है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। अब उसके लिए T20 का मैचेस क्यों खिलाना है विराट कोहली को या रोहित शर्मा को? उससे क्या फायदा हो जाएगा? T20 देखिए, लप्पे मारने के अलावा और कुछ भी नहीं है गेम। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने। अब चलिए हम बात करते हैं कि टीम में कौन कौन डिक्लेयर हुआ है और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले देखिए, ईशान किशन जो है, ईशान किशन के साथ सबसे अच्छी जो चीज उसके पर्सनल उसके करियर में जाती है वो ये है कि वो एक तो विकेट कीपर है। दूसरी बात, रिसेंटली उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट वो जो 100 वनडे में बनाया था। तो अब देखिए, कोई भी बैट्समैन अगर किसी इंटरनेशनल मैच में 100 या 100 बनाता है तो वो कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। उसके बाद वो भले अगर वो 4, 6, 10 मैचेस में फेल भी हो जाए तो देखिए, कोई भी लप्पे मार के 200 रन नहीं बना सकता है, वो भी वनडे इंटरनेशनल मैच में। T20 में अगर कोई रन बनाता है कुछ तो वो मैं मान सकता हूं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है, टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ईशान किशन का भले ही रिसेंट परफॉर्मेंस या आईपीएल में अभी उसने 2 या 3 मैचेस के अलावा कुछ रन नहीं बनाए हो, लेकिन उसको टीम में होना है और वो विकेट कीपर भी है। अब इसकी वजह से क्या होता है, संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। संजू सैमसन के फैंस जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं इस बात से कि आप उसको टीम में लेते भी हो तो खिलाते नहीं हो। लेकिन वो लोग एक चीज भूल जाते हैं कि संजू सैमसन ने अभी तक 8-10 मैचेस जो खेले हैं इंडिया के लिए, उसमें 1 मैच या 2 मैच के अलावा उसकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। वो जितना अच्छा आईपीएल में खेलता है या जितना अच्छा डोमेस्टिक में खेलता है उतना उसने इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म नहीं किया है। और एक यही रीजन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी है। ऋतुराज गायकवाड़ को भी 8-10 मौके जो मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसको भी उसने भुनाया नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं इन्होंने डिक्लेयर किया है T20 के लिए, उसका एक रीजन तो यह है कि इंटरनेशनल मैचेस में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जब जब उसको मौका मिला है। दूसरा ये है कि इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर्स की बहुत ज्यादा कमी है, खासतौर पे टॉप ऑर्डर में। तो टॉप ऑर्डर में जब आपके पास यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन हैं
तो मुझे लगता है कि शायद वो ट्राई करना चाह रहे हैं कि इन लोगों को मौका दे दिया जाए, तो एक फेयर चांस हो जाता है। ऋतुराज को पहले भी मौके मिल चुके हैं और ऋतुराज कोई इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स से कोई बाहर नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऋतुराज को आगे भी मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को तो खैर मौका मिलना ही था। हाँ, एक बैट्समैन जरूर है जिसके लिए मैं ये चाहूंगा कि बीसीसीआई को उसको टीम में डिक्लेयर करना चाहिए था, उसका नाम है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को जो मैंने इस बार आईपीएल में देखा है और उसकी जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है और मुझे लगता है कि ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन। ही लुक्स टू मी टू बी अ कंप्लीट बैट्समैन। देखिए, यशस्वी जायसवाल ने ज्यादा रन बनाए, बहुत अच्छे रन बनाए, तिलक वर्मा ने भी रन बनाए, लेकिन जिस तरह से साई सुदर्शन ने रन बनाए हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से, वो डिफरेंट सिचुएशंस में बैटिंग करने आया, जबकि कई बार वृद्धिमान साहा ओपनिंग में जल्दी आउट हो गया या वो थोड़ा लंबा भी खेलने के बाद आउट हुआ, तो भी साई सुदर्शन ने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया और उसने बहुत अच्छी बैटिंग की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और फाइनल मैच में जो उसने सेंचुरी मारी है वो तो आप सबके सामने ही है। वो कितना अंडर प्रेशर था जिस टाइम खेलने आया, और एक टाइम तो उसके 30 बॉलों में कुछ 15-17 रन थे, उसके बाद उसने जाके 50 या 60 बॉल में 102-103 रन बनाए। तो ये शो करता है बैट्समैन का टेम्परामेंट, और टेक्निकली वो बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है कि ही विल गो अ लॉन्ग वे इन हिज करियर। तो बहुत जल्दी हम उसको देखेंगे इंडियन टीम में और बहुत सक्सेसफुल भी देखेंगे। तो साई सुदर्शन का मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, लेकिन अब आप सबको तो नहीं ले सकते, इसलिए ठीक है, अभी इस टूर पे उसको इनको मौका मिल गया है, अगले में साई सुदर्शन को मौका मिल जाएगा, लेकिन इनको परफॉर्म करते रहना जरूरी है डोमेस्टिक लेवल पे। अच्छा, अभी अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो शुभमन गिल या ईशान किशन या यशस्वी जायसवाल, मुझे लगता है ईशान किशन ही होगा। अब कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कि टीम मैनेजमेंट उसको जरूर देना चाहेगी मौका। मुझे लगता है कि शायद उसको वन डाउन मौका मिलेगा, क्योंकि ईशान किशन वन डाउन में बहुत ज्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं खेल पाता है वन डाउन में, वो सिर्फ ओपनिंग में ही कर सकता है। तो या तो हो सकता है कि पहले मैच में या पहले 1-2 मैचेस में ईशान किशन से ओपन करवाएं और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखें और यशस्वी जायसवाल को वन डाउन बैटिंग कराएं, और अगर ईशान किशन का कुछ गड़बड़ होता है तो हो सकता है कि उसको ड्रॉप करके फिर संजू सैमसन को एज विकेट कीपर लेके आए और यशस्वी जायसवाल से ओपन कराएं, क्योंकि शुभमन गिल की तो जगह पक्की है। फिर उसके बाद 4 नंबर पे कौन आएगा, तो 4 नंबर पे अब हार्दिक पांड्या भी है और तिलक वर्मा भी है। अब उससे ज्यादा पीछे कर दिया जाए, या फिर अगर संजू सैमसन खेलता है तो संजू सैमसन भी 4 नंबर, या हो सकता है कि उसकी वनडे मैचेस में जो परफॉर्मेंस रही है संजू सैमसन की, तो हो सकता है कि उसको 6ठे नंबर पे खिलाएं। ये थोड़ा सा अभी इक्वेशन इनको बिठाना पड़ेगा, और हार्दिक पांड्या के लिए थोड़ा सरदर्द है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि हार्दिक पांड्या का कोई बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर संजू सैमसन के लिए नहीं हो सकता है। हार्दिक पांड्या देखिए एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए ठीक नहीं है। उसका एटीट्यूड और उसका वो जो सेल्फिश नेचर है वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि देखिए एक तो आप बॉलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप बॉलिंग नहीं कर रहे हो तो एज अ बैट्समैन आपको बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। आप एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन अगर खेलते हो तो फिर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्लास का होना चाहिए या सूर्य कुमार यादव की क्लास का होना चाहिए, और आपको वैसी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो आप कोई एमएस धोनी नहीं हो जो आप एज ए कैप्टन ही खेल लो। अब एमएस धोनी की तो बात ही खैर अलग है, वो उसको तो नॉन प्लेइंग कैप्टन भी डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी उस लेवल का कैप्टन नहीं है। अभी तुमने एक आईपीएल जीता है और दूसरे में तुम्हारी पोल खुल गई है फाइनल मैच में जो तुमने लास्ट ओवर में किया। तो ये मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को सबसे बड़ा थ्रेट एज अ प्लेयर अगर किसी से है तो वो संजू सैमसन से है। तो अभी वो पता चल जाएगा इन 5 T20 मैचेस में ये संजू सैमसन को किस तरह से खिलाता या नहीं खिलाता है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि संजू सैमसन के लिए हार्दिक पांड्या का क्या एटीट्यूड है और क्या वाकई हार्दिक पांड्या संजू सैमसन को अपना थ्रेट समझता है। यह आपको पता चलेगा, इस बात पे आप लोग भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि और कोई कंपटीशन हार्दिक पांड्या के लिए नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या ने रन नहीं बनाए इस सीरीज में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी हार्दिक पांड्या को, क्योंकि वनडे मैचेस में तो मुझे लगता है कि वो अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो उसकी जगह बनती नहीं है, बल्कि T20 में भी नहीं बनती है। उसको बॉलिंग करना जरूरी है, एज एन ऑलराउंडर ही खेलना है, क्योंकि एज ए बैट्समैन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और अब तो चूंकि फिटनेस का उसके साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है,
इंजरीज की वजह से, तो अब वो एज अ फील्डर भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रह गया है। कैच तो सभी पकड़ लेते हैं, अब जब हाथ में कैच आता है तो सभी पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां पे जो वनडे मैचेस में या T20 में होता है, वहां आपको जो एक्स्ट्रा 8-10 रन बचाने होते हैं ग्राउंड में, या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ना पड़ता है डाइव लगा के या उछल के, वो अब हार्दिक पांड्या के बस का नहीं है। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बारे में ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो खैर अब उसके बारे में क्या बात करें, वो तो प्रूवन परफॉर्मर है, और तिलक वर्मा ने भी इस आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अब देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होती है, उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई शक होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की और बॉलर्स की, तो अब ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल पिक्स हिमसेल्फ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अक्षर पटेल को, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा वाइजली यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कभी कुछ टीम की खराब परफॉर्मेंस हो जाती है टॉप ऑर्डर में, तो फिर ये इसको कैसे यूज करते हैं वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद देखिए, जो इन्होंने जडेजा को रेस्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है, उसको जबरदस्ती रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब उसकी जगह तो देखिए अक्षर पटेल आ गया, लेकिन बॉलर्स में बाकी कौन आते हैं? अब आपने आवेश खान की तो लॉटरी लगवा दी है। आवेश खान तो पता नहीं कहां से आ गया, ना तो उसकी कोई परफॉर्मेंस है, ना इस बार कुछ आईपीएल में परफॉर्म किया उसने, लेकिन इस बार वो मैं तो आई एम सरप्राइज टू सी हिज नेम। लेकिन वो लॉटरी लगने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं बॉलर्स, वो अनफिट हैं। तो अब जैसे इन्होंने इसके साथ ये जो अपना प्रसिद्ध कृष्णा, तो बेचारा पता नहीं क्या हो गया है उसको, और लोग बाग तो बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि मोहित शर्मा को डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अरे मोहित शर्मा को T20 में वेस्ट इंडीज में क्यों डिक्लेयर करना है? मोहित शर्मा देखिए, अब मैं ये मानता हूं जिस तरह की उसकी आईपीएल में परफॉर्मेंस रही है, जितना कॉन्फिडेंटली उसने बॉलिंग की है, उसको मैं तो चाहूंगा कि इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें खिलाया जाए, अगर वो फिट रहता है और ऐसी ही उसकी परफॉर्मेंस रहती है तो। लेकिन यहां वेस्ट इंडीज में आप उसको T20 में खिला के वो आप एक स्पॉट ही फिल कर देंगे, क्योंकि आप देखिए वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है इंडिया का। तो यहां पे नए लड़कों को मौका देना चाहिए, और जो उमरान मलिक को लिया गया है, उमरान मलिक का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उसकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन वहां मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो ओनर्स हैं उनका भी कुछ डूबियस बिहेवियर है, वो अपने प्लेयर्स को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। राइट फ्रॉम वार्नर हमने देखा है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ये नॉन टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से उसको टीम में नहीं लिया गया, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन एडन मार्करम ने एक मैच के बाद कहा भी था कि मुझे नहीं मालूम कि वो टीम में क्यों नहीं हो। इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिम। तो बीइंग अ कैप्टन, इफ ही डजंट नो व्हाई हिज प्लेयर इज नॉट इन द टीम, देन समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स, तो दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो चलिए, अच्छा है यहाँ पे उसको मौका दे दिया बीसीसीआई ने, अब देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद नवदीप सैनी है। नवदीप सैनी का तो ऐसा है कि ये तो इतना फ्रेजाइल इसका स्ट्रक्चर है कि मुझे लगता है कि ये 5 T20 खेल भी पाएगा या नहीं। खेल ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिला के फास्ट बॉलर्स में तो इंडिया का हाल ऐसा ही है कि अब इनके इतने ज्यादा इंजर्ड प्लेयर्स बैठे हुए हैं कि अब ये किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। बचता कौन है? दीपक चाहर। अब वो दीपक चाहर का भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी बिल्कुल नवदीप सैनी की तरह ही है। तो उसका भी कभी भी पैर मुड़ जाता है, तो कभी कमर मुड़ जाती है, कुछ हो जाता है। तो अब ऐसे प्लेयर्स को लेके रिस्क करने का फायदा नहीं है जब तक कि वो 100% फिट नहीं हो जाते हैं। बुमराह का तो एग्जाम्पल हमारे सामने है ही, वो तो पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं कि क्या कब फिट होगा, वो क्या होगा। तो खैर, इसीलिए बहुत अच्छा किया इन्होंने कि सिराज और शामी को नहीं खिलाया, और सिराज और शामी को खिलाना भी नहीं चाहिए। उनको तो प्रिजर्व करके सीधे अब वर्ल्ड कप में इनको खिलाना चाहिए, या 1-2 वनडे मैचेस बीच बीच में खिला दें उनको, जस्ट टू कीप देम मैच रेडी, बस और कुछ नहीं। बाकी फिर उसके बाद स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। अब यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मुझे तो लगता है कि मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को ही खिला दूं, लेकिन यजुवेंद्र चहल के साथ ऐसा होता है, उसकी थोड़ी सी किस्मत ही खराब है। वो बेचारा परफॉर्म करता है लेकिन वो टीम में नहीं आ पाता है, फिर कभी कभी टीम में ही डिक्लेयर नहीं होता है। और कुलदीप यादव के साथ भी यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली इन दोनों बॉलर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब ये लोग इंडियन टीम में आए थे उस टाइम भी ये बिल्कुल बच्चे थे, और उस टाइम क्या होता था कि विकेट के पीछे होता था MS धोनी। तो MS धोनी वो जिस तरह का जादूगर है, वो तो किसी से भी बॉलिंग करवा ले, वो तो मुझसे भी बॉलिंग करवा लेगा अच्छी, और अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा लेगा।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छा बॉलर हो गया, जब तक कि मैं MS धोनी के पास जाके पूछूं नहीं कि भैया आपने मुझे लेग स्टंप के बाहर बॉल डालने को बोला और वो बैट्समैन ऐसा खेल रहा था, तो आपने ऐसा क्यों कहा। तो ये प्रॉब्लम ये दोनों बॉलर्स के साथ रही है कि ये लोग MS धोनी के साथ जब खेले और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती थी और MS धोनी इनको डांट डपट के इनको बोलता था कि यहां बॉल डालो वहां बॉल डालो और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, इसके बाद जाके ये MS धोनी से पूछते नहीं थे कि आपकी थिंकिंग क्या थी, कि आपने क्यों कहा हमसे कि इस बैट्समैन को ऐसी बॉल डालो, इस बैट्समैन को ऐसी बॉल डालो। तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई। इस वजह से आप ये देखिए हिस्टोरिकली MS धोनी के रिटायरमेंट लेने के बाद से इन दोनों की परफॉर्मेंस डिप हो गई और ये दोनों टीम से बाहर हो गए, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं सीखा। तो अब देखिए क्या होता है, एज के साथ अगर इनको कुछ समझ में आई हो या पिटाई पड़ने के साथ समझ में आई हो या टीम से बाहर होने के बाद कुछ अकल आई हो, तो देखते हैं इस वेस्ट इंडीज दौरे में ये लोग कैसी परफॉर्म देते हैं। क्योंकि देखिए अभी वेस्ट इंडीज टीम भी काफी डिप्रेशन में होगी। अभी वो जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जो क्वालिफायर में भी नहीं आ पाए वो, तो इसकी वजह से वो बिल्कुल घायल शेर की तरह खेलेंगे। अब घायल शेर तो तब खेलता है जब उसको देश के बारे में कोई चिंता हो। ये तो वैसे भी इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो यहाँ इन लोगों का एक एज अ कंट्री खेलना, तो अब वो उनकी फीलिंग्स मुझे लगता है चली ही गई हैं। वो जो 70s और 80s में और 60s में हुआ करती थी, अब वो नहीं रही हैं। तो अब ये एज इंडिविजुअल्स खेलते हैं, इनको लगता है कि अगर ये खेलेंगे तो इनका पर्सनल जो है बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइज लीग्स में जो ये इनको मौके मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए भी पर्सनल परफॉर्मेंसेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। एज अ टीम इनका कोई कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये BCCI का काफी प्रोएक्टिव स्टेप है। टीम काफी अच्छी डिक्लेयर की है। अब ये तो देखिए होता ही है कि कोई प्लेयर नहीं आया। अब लोग बात देखिए, रिंकू सिंह के नाम के लिए ट्विटर भरा पड़ा है, मुझे ऐसा पता चला। मैं तो ट्विटर देखता नहीं हूं, लेकिन रिंकू सिंह, अब बताइए, रिंकू सिंह पिछले, लोगों को मालूम भी है कि रिंकू सिंह पिछले 5-6 साल से KKR की टीम में है। अभी तक उसकी क्या परफॉर्मेंस थी इस IPL में, उसने जरा सा 2-3 मैचेस में क्या परफॉर्म किया कि सारे लोग हल्ला मचाने लगे कि रिंकू सिंह को ये ले लो, रिंकू सिंह को। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। अभी आप अगले IPL में भी उसको ऐसा ही परफॉर्म करने दीजिए, तब हम ये मानेंगे कि इट वॉज नॉट अ फ्लूक। देखिए IPL में भी कई बार ऐसा होता है कि एक सीजन में प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप लोगों को याद है, पॉल वल्थार्थी का नाम याद है आपको? आज से 10-12 साल पहले जो IPL हुआ था, उसमें वन साइडेड उसने सारी टीमों को पीट पाट के, शायद वो पंजाब की तरफ से खेलता था, मुझे तो ये भी याद नहीं है। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि वो पंजाब से खेला था। पॉल वल्थार्थी नाम था उसका, और इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था उसका, लेकिन नेक्स्ट सीजन में क्या हुआ पता ही नहीं चला उसका। तो मुझे लगता है कि ऐसा रिंकू सिंह के साथ ना हो जाए। और ये देखिए BCCI में भी ये लोग घाघ लोग बैठे हुए हैं, इनको भी पता है। ऐसे नहीं एक IPL के 3 मैचेस की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अब रिंकू सिंह ने कोई IPL तो नहीं जिता दिया ना, 3 मैचेस ही जिताए, 2 मैचेस। तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह जब अगले IPL में भी परफॉर्म करे और इस साल पूरे डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करे, तो उसके बाद उसको इंडियन टीम के लिए डिक्लेयर करना चाहिए। हाँ, हालांकि रिंकू सिंह की एक लॉटरी ऑलरेडी लगी हुई है। अभी जो एशियन गेम्स होने वाले हैं, अब देखिए वो क्लैश हो रहे हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप के साथ। तो ऑब्वियसली इंडियन टीम को एक बिल्कुल ही सेपरेट टीम भेजनी पड़ेगी एशियाड में। अब एशियाड में अगर ये सेपरेट टीम भेजेंगे तो रिंकू सिंह का तो नाम आना 100% तय है। और जितने भी लोग इंडियन टीम में नहीं डिक्लेयर होंगे, वो सारे के सारे प्रोबेबल्स वहां चले जाएंगे। तो खैर, इससे मुझे लगता है कि एशियाड में इंडिया का क्रिकेट में गोल्ड मेडल तो पक्का है, क्योंकि बाकी और कोई तो टीम टिकने वाली नहीं है। इन सब देखिए यहां बचता कौन है? बांग्लादेश, नेपाल और आपके ये पाकिस्तान, श्रीलंका। अब जब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये अपनी बेस्ट टीम्स वर्ल्ड कप में भेज चुके होंगे, तो इनके पास तो कचरा ही बचने वाला है। तो ये कचरा भेजेंगे तो वहां जीतेगा कौन गोल्ड? गोल्ड मेडल तो इंडिया का ये पक्का है। ये सारे बैट्समैन अगर वहां जाके लेफ्ट हैंड से भी खेलने लगे तो भी ये जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वहां रिंकू सिंह को मौका मिलेगा, तो उसके लिए अच्छा है। अगर परफॉर्म करता है तो बहुत अच्छी बात है। एशियाड का गोल्ड मेडल मिल सकता है उसको। बाकी चलिए देखते हैं। टीम तो डिक्लेयर हुई है, मुझे तो लगता है मोर और लेस ठीक ही है। अब कुछ प्लस माइनस तो चलता ही है, और देखते हैं ये टीम कैसे परफॉर्म करती है और इसका कॉम्पोजिशन 11 का क्या होता है। और उसमें हमको ध्यान देना है कि संजू सैमसन के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। तो मिलेंगे मैचेस के बाद।
आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट. थैंक यू सो मच.